Hello students, let's start economics class. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, and this chapter is related to the previous chapters. The name of the chapter is liberalization, privatization and globalization. So what's the need to introduce this economic reforms? इनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो let us see in detail. Since independence, India followed the mixed economy system. We all know that कि independence से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी. एंड मिक्स्ड इकोनॉमी आई हैव टॉट यू इन द 11th क्लास ऑल्सो. व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. ठीक है ना? प्राइवेट इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है मिक्स्ड इकोनॉमी. हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती थी और चलती है अभी भी. बट इन रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द सेंट्रल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी. नाउ बट क्या हुआ इसमें, जब हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारे ईस्ट इंडिया टाइम में, क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई, उन्होंने हमारे देश में आकर हमारी इकोनॉमी कैसी होगी? स्टैग्नेटेड होगी, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था. ठीक है. उसके बाद जब हमारे 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, 1950 से जब हमारे 5 ईयर प्लान शुरू हुए, तब हमारे गवर्नमेंट को हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या करना शुरू कर दिया? डोमिनेट करना शुरू कर दिया प्राइवेट सेक्टर को. एंड द गवर्नमेंट सेक्टर मीन्स प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज इम्प्लीमेंट देयर ओन रूल्स. ठीक है. वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा ना पूछ करके पब्लिक सेक्टर हर जगह अपनी इंटरफेरेंस करता था, अपने चेंजेस करता था. ठीक है. बट इन रियलिटी द प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड द सेंट्रल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी. तो इसका मतलब यही है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो हमेशा डोमिनेट करता किसको? रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए. तो जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम क्या करेंगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी कर देंगे. क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स ना तो हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होगी ना इंपोर्ट होगी, और ना ही दूसरे फॉरेन कंट्री से हम लोग कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करेंगे. वही हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होगा. तो गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या किया? क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी हमारी. तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर की डोमिनेशन ज़्यादा होने लगी. तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अब रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसकी रीजंस क्या थे? तो सी हेयर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही पुअर होने लगी. पुअर मीन्स डोमिनेट करने लग गए वो पूरे जिसके जो भी सेक्टर्स होते थे उनको डोमिनेट करते थे. तो इन 1991 देयर वर just 5 enterprises in public sector in India, but in March 1991 their number multiplied to 246. Several thousand crores of rupees were invested in their expansion. In the initial 15 years their performance was encouraging, but thereafter most of these started showing losses. क्या किया? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खोल दी गई. ठीक है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को शुरू में तो उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके बाद आगे जा कर के उनकी परफॉर्मेंस पुअर होने लगी. बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डी जनरेटेड इनटू अ लिएबिलिटी. ठीक है. अब जो है हमारे पास उसका कोई बेनिफिट नहीं होने लगा. ठीक है ना? बेनिफिट नहीं हुआ. After that they have introduced a second reason for the economic reform is deficit in BOP. Deficit in BOP, what's the meaning of BOP? Is balance of payment. Here the balance of payment, here the BOP deficit is the difference between total receipts and total payments of a country on account of its economic transaction with rest of the world. Payment for imports and receipts for export are
द टू प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ बीओपी। अब बीओपी के टू प्रिंसिपल आइटम्स क्या थी बैलेंस ऑफ पेमेंट के, कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से जो मनी हमें मिलती है। और बीओपी अकाउंट को स्प्लिट कर दिया गया किस में, करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट कवर्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल अकाउंट कवर्स इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आने लगी। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो हमारी जो पेमेंट्स है वो इंपोर्ट से ज़्यादा होने लग गई इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट कम करते थे और इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, तो यहाँ पे लॉस होने लगा हमें। नेक्स्ट इज़ थर्ड पॉइंट इज़ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या है कि प्राइस राइज हो गई, प्राइस इतने राइज हो गए, सी हियर प्राइस स्पायरल हैड एज्यूम्ड अलार्मिंग प्रोपोर्शन, मतलब अलार्मिंग प्रोपोर्शन में प्राइस राइज हो गए जिससे कि लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एट वन स्टेज एवरल एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज फाउंड टू बी 16.7%। एक टाइम आया जब वो जो प्राइस राइज कितने हो गए, 16.7%। Prior to 1991, despite good monsoon for 3 consecutive years, prices of food grains had tended to rise. उससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स के प्राइस थे वो भी राइज होने लगे, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया हमारे देश में। उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट इज़ फेल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यस, देर इज़ लॉट ऑफ फेलियर, देर इज़ अ फेलियर इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल्सो। इससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज हमें नहीं मिल पा रही थी। इन 1991 इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू सच अ लो लेवल दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू पे फॉर एन इम्पॉर्टेंट बिल ऑफ इवन 10 days। वो उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज इतनी लेस हो गई, इतनी लो हो गई कि उनकी फॉरेन जो उनके पास अपना अकाउंट पड़ा था तो वो पे करने के लिए उनके पास इतना अमाउंट ही नहीं था। पे फॉर इम्पोर्ट बिल ऑफ इवन 10 days। फॉरेन रिजर्व दैट वर रुपीज़ 8.151 करोड़ इन 1986-87 एंड वो डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया 6.252 करोड़ इन 1989-90। The situation became so grave that the government, now the fifth point is huge burden of debt, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर इतना बर्डन आ गया पेमेंट का कि वो उसके पास इतना उसका फंड था वो हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं था जो कि वो फॉरेन कंट्रीज़ को दे सके। एंड इनएफिशिएंट दिस कैन बी डन थ्रू द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ये हमारी गवर्नमेंट की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी। फॉर दिस पर्पस टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में इंडियन गॉट अप्रोच द अबार्ड ऑफ वर्ल्ड बैंक। उन्होंने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया एंड IMF को अप्रोच किया एंड रिजॉल्व 7 बिलियन एज अ डॉलर। उन्होंने उनसे कितना लिया, $7 बिलियन। $7 बिलियन उनसे उन्होंने उधार लिया। The full form of IMF is International Monetary Fund and the ABARD is Indian Board of Restriction and Development. Indian Board of Restriction and Development is the full form of ABARD. ठीक है। नाउ इन 1991 फॉर ख़त्म करने के लिए किसको, इकोनॉमिक क्राइसिस को, इंडिया हैज़ गॉन टू वर्ल्ड बैंक IMF। वो किसके पास गया, वर्ल्ड बैंक IMF के पास गया। उन्होंने क्या किया, न्यू पॉलिसीज़ 1991 में स्टार्ट की। फर्स्ट इज़ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उनको रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे थे। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर था अपनी जितनी भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वो प्राइवेट सेक्टर पे थोपता था। ठीक है ना, वो दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बट अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने रिमूव कर दी रिस्ट्रिक्शंस को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि पब्लिक सेक्टर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो कम कर दिया गया। रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, अब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पे भी क्या किया गया,
जैसे कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि इंपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, या ड्यूटीज़ ज़्यादा लगाई जाएगी इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे, तो वो सारी रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड की ख़त्म कर दी गई। फिर आफ्टर दैट न्यू पॉलिसी हैज़ केम टू इंडिया, दैट इज़ इन 1991 शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन पॉलिसी, दैट इज़ स्टेबलाइजेशन। शॉर्ट टर्म पॉलिसी इज़ फॉर द स्टेबलाइजेशन, स्टेबल करने के लिए अपनी इकोनॉमी को, एंड द लॉन्ग रन इज़ फॉर द स्ट्रक्चरल रिफंड, ठीक है। एंड इन द शॉर्ट टर्म पॉलिसी कंट्रोलिंग वीकनेस इन BOF। अब शॉर्ट टर्म पॉलिसी किस लिए निकाली गई? कंट्रोल करने के लिए वीकनेस, किसकी वीकनेस को? BOF की। BOF क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी निकाली गई। एंड नेक्स्ट इज सेफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे इंडिया में आती है, हमारे जो सर्कुलेट होती है मनी, उसको सेव किया जाए। थर्ड इज़ कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइस राइजेस हो रहे थे, जो जिसे हम कहते हैं कि फ्लो में प्राइस राइज हो रहे थे इन्फ्लेशन में, उनको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। नेक्स्ट इज़ द लॉन्ग रन पॉलिसीज़। अब लॉन्ग रन पॉलिसीज़ किस लिए शुरू की गई? नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव एफिशिएंसी। लोगों की एफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्ग रन पॉलिसी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। और उन्होंने जो इंटरनेशनल कंपटीशन था उसको इंक्रीज़ किया, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू किया ताकि फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आए। और ये सब जब 1991 में मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस टाइप की पॉलिसी शुरू की, और हमारा जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट वाला लेवल है वो अप किया उन्होंने। और दे हैव इंट्रोड्यूसेस अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दिस three new policies has implemented for the these policies have implemented for the growth of our economy. So this 3 topics we will see in our next class. Today our class is up to here. You have to write down these notes and send me a notebook. Thank you.